अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है शहबर नईम और आज मैं आपको बताने वाला हूँ एक ऐसे बच्चे की कहानी जो कि जापान के गांव में खेल रहा था। बात है साल 1914 की। 1914 के अंदर जापान के गांव में एक बच्चा खेल रहा होता है कि अचानक उसकी नज़र एक मशीनरी के ऊपर पड़ती है। ये फोर्ड का मॉडल टी था, यानी कि फोर्ड की बनाई हुई गाड़ी थी। फोर्ड कंपनी की जो गाड़ियाँ बनाती है ये उसकी गाड़ी थी। तो ये बच्चा उसको देखता है तो इसको बड़ी दिलचस्पी पैदा होती है। ये बच्चा असल में सुचाइडो होंडा था। जी हाँ, वही होंडा जिसका नाम आज आप दुनिया में हर जगह पर तकरीबन देखते हैं। गाड़ियों हो, चाहे बाइक्स हो, चाहे बोट हो, चाहे जेट इंजन हो, जगह-जगह पर होंडा का नाम आपको देखने को मिलता है। 1906 में होंडा जापान के माउंट फ्यूजी के करीब एक गांव में पैदा हुआ था। होंडा के 5 बहन-भाई ऑलरेडी पहले ही मुख्तलिफ बीमारियों की वजह से मर चुके थे। तो होंडा के माँ-बाप को होंडा के ऊपर बहुत सी उम्मीदें थी, लेकिन होंडा पढ़ाई में बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं रखता था। वो बिल्कुल भी पढ़ाई में ध्यान नहीं देता था, खेल-कूद में रहता था। होंडा के वालिद साहब थे, वो जो एक लोहार थे और साथ-साथ वो पार्ट टाइम साइकिल रिपेयरिंग का काम भी करते थे। तो होंडा ज़्यादातर अपने वालिद साहब के साथ ही रहता था, वो साइकिल रिपेयरिंग में बिज़ी रहता था। जब होंडा 16 साल का हुआ तो उसने अखबार में टोक्यो की एक आर्ट चुकाई नामी कंपनी का ऐड देखा। ये कंपनी असल में एक वर्कशॉप थी, यानी कि गाड़ियों की रिपेयरिंग वगैरह का काम करती थी। तो इन कंपनी को टेक्नीशियन की ज़रूरत थी। तो होंडा ने आर्ट चुकाई को लेटर भेजा। आर्ट चुकाई ने होंडा का लेटर एक्सेप्ट किया और होंडा आर्ट चुकाई के लिए रवाना हो गया। जैसे ही होंडा टोक्यो में पहुंचा तो होंडा आर्ट चुकाई के मालिक ने होंडा से वर्कशॉप की काम तो लिए ही नहीं। उसने उसको सफाई सुथराई में, बेबी सिटिंग में लगा दिया और वर्कशॉप को कोई भी काम नहीं लिया। होंडा बहुत परेशान हो गया था। वो आया तो यहाँ पे गाड़ियों का काम करने था, लेकिन वो साफ सुथराई और ये वो इधर उधर कामों में लगा रहता था। अब वो वापस भी नहीं जा सकता था, उसको ये हौसला नहीं पड़ रहा था कि वो अपने माँ बाप को कैसे फेस करेगा। तो लिहाजा वो वहीं पर ही थोड़ी देर ठहरा। चंद महीनों बाद आर्ट चुकाई के मालिक ने होंडा से वर्कशॉप के काम लेने शुरू कर दिए। होंडा को क्योंकि इस काम में बहुत दिलचस्पी थी, तो होंडा ने बहुत तेज़ी के साथ जो है ना ग्रो करना शुरू कर दिया। वो बहुत तेज़ी के साथ काम को सीखना शुरू कर दिया। इसी दौरान आर्ट चुकाई ने 2 स्पोर्ट्स कार्स भी लॉन्च की थी। ये स्पोर्ट्स कार्स जापान इंटरनेशनल रेसिंग कंपटीशन में जीती भी थी। इनका नाम आर्ट डाइमलर और कर्टिस था। ये दोनों गाड़ियाँ बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस देती थी और ये यूज्ड इंजन को इस्तेमाल करके बनाई गई। इसके अंदर न्यू इंजन नहीं लगाए गए थे, बल्कि पुराने इंजन लगाए गए थे। तो इस रेस के बाद आर्ट चुकाई के मालिक ने एक फैसला किया कि एक और वर्कशॉप बनाई जाए और उस वर्कशॉप को होंडा के हवाले कर दिया है, क्योंकि होंडा अब कारीगर हो चुका था। तो होंडा के हवाले वो वर्कशॉप कर दी गई। ये वर्कशॉप हेमा मात्सु शहर में बनाई गई। होंडा क्योंकि बहुत अच्छा कारीगर था, इस काम में इंटरेस्ट भी रखता था, उसने अगले 2 सालों के अंदर इस वर्कशॉप को एक वर्कर से उठाकर 30 वर्कर तक पहुंचा दिया था। होंडा क्योंकि बहुत ही अच्छा टेक्नीशियन था और बहुत ही अच्छा रेसर भी बन चुका था, क्योंकि ये जब रेसिंग की जाती थी आर्ट चुकाई की गाड़ियों की, तो ये साथ में एज अ टेक्नीशियन भी बैठा करता था। तो वहाँ से इसको रेसिंग का भी शौक पैदा हो गया था। ये अच्छा रेसर भी बन चुका था, अच्छा टेक्नीशियन भी बना। इसने सोचा कि क्यों ना अपने मालिक के लिए एक कार डिज़ाइन किया। तो होंडा ने आर्ट चुकाई के मालिक के लिए एक स्पोर्ट्स कार डिज़ाइन की जिसकी स्पीड 120 किलोमीटर पर आवर थी। इस कार ने पिछले जितने भी रिकॉर्ड थे सारे के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए और अगले 20 सालों तक ये रिकॉर्ड कायम रहा। होंडा का जो मालिक था उसकी नज़र में होंडा की बहुत ही अहमियत बढ़ चुकी थी। होंडा अब अपने अलग वर्कशॉप बनाना चाहता था, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक रेसिंग के दौरान होंडा का एक होलनाक एक्सीडेंट हो गया, जिसमें होंडा का लेफ्ट बाजू शोल्डर डिसलोकेट हो गया, बाजू फ्रैक्चर हो गया, चेहरे के ऊपर जगह जगह पर बहुत ज़्यादा जख्म आ गए। होंडा यानी कि एक बार मौत से मिलकर आ गया। होंडा की जान के तो बच गई थी, लेकिन उसकी उम्मीदों पर पानी फिर चुका था। तो चंद महीनों बाद जब होंडा ठीक हुआ तो होंडा ने कहा कि अब वो ये मजदूरी और टेक्नीशियन वगैरह काम नहीं कर सकता, तो लिहाजा वो जो है ना स्पेयर पार्ट का जो काम है ना वो शुरू करना चाहता है। तो आर्ट चुकाई के जो स्टेक होल्डर थे, जो शेयर होल्डर थे, उन्होंने होंडा का ये आइडिया उसी वक्त रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि वो कोई नया रिस्क नहीं लेना चाहते थे। उनको ऑलरेडी बहुत सा प्रॉफिट मिल रहा था। तो होंडा ने ये फैसला किया कि वो ये जो स्पेयर पार्ट की वर्कशॉप है वो खुद ही बनाएगा। तो उसने अपने एक दोस्त के साथ मिलकर
30 साल की उम्र में टोक्यो की सैकी हैवी इंडस्ट्री बना ली। उसने अपने दोस्त सुचाइरो काटो को इस कंपनी का प्रेसिडेंट बना दिया। होंडा ने ये कंपनी तो खोल ली थी, लेकिन होंडा के पास पैसे नहीं थे इस कंपनी को चलाने के लिए। तो होंडा दिन भर क्या करता था, वो आर्ट चुकाई के अंदर काम करता था और रात को आगे यानी कि पार्ट टाइम ही पिस्टन बनाने में बिजी रहता था। कई महीनों की मेहनत के बाद होंडा पूरी तरीके से थक चुका था, डबल डबल शिफ्टें लगाकर उसकी बुरी हालत हो चुकी थी और उसको किसी किस्म की कोई कामयाबी नहीं मिली थी। तो लिहाजा होंडा ने ये फैसला किया कि वो मेटलर्जी की महारत हासिल करने के लिए यूनिवर्सिटी में एडमिशन होंडा ने यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया और मुसलसल 3 साल की मेहनत के बाद 1939 के अंदर होंडा ने एक पिस्टन बना लिया। होंडा ने अपने पिस्टन टोयोटा को भेजे। टोयोटा ने 50 डिज़ाइन में से 47 डिज़ाइन रिजेक्ट कर दिए। ये खबर होंडा के ऊपर बिजली बनकर गिर पड़ी। तो होंडा ने क्या किया, वो जापान के दौरे पर निकल पड़ा। उसने डिफरेंट किस्म की इंडस्ट्रीज विजिट की, डिफरेंट किस्म की कंपनी से मिला इधर उधर, यानी कि जितनी भी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज थी ना, वो अगले कई सालों तक उनमें ही घुसा रहा, उन पे स्टडी करता रहा, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, कौन कौन सा मटीरियल या क्या क्या चीज़ें हैं जो कि ज़रूरी हैं, या कौन कौन से मेथड हैं जो अप्लाई किए जा सकते। कई सालों की मेहनत के बाद होंडा ने फिर से एक नया पिस्टन डिज़ाइन किया। इस बार होंडा ने जो पिस्टन बनाया वो तमाम कंपनीज की रिक्वायरमेंट के ऊपर पूरा उतर आया। अब होंडा को धड़ाधड़ ऑर्डर आने शुरू हो गए। होंडा ने इन ऑर्डर को पूरा करने के लिए 2000 वर्कर्स हायर कर लिए, लेकिन किसको पता था कि होंडा की ये खुशी सिर्फ चंद दिनों की मेहमान थी। 1941 के अंदर जापान वर्ल्ड वार 2 में कूद पड़ा। तो इस दौरान मिलिट्री ने बहुत सी कंपनी को अंडर कमांड कर लिया, यानी कि मिनिस्ट्री ने बहुत सी इंडस्ट्री को अपने कमांड के अंदर ले लिया और होंडा की कंपनी भी उन्हीं में से एक थी। तो होंडा को उसी की कंपनी में डाउनग्रेड कर कर सीनियर मैनेजिंग डायरेक्टर बना दिया गया। हालात उस वक्त ज़्यादा ख़राब हुए जब होंडा में काम करने वाले तमाम वर्कर्स को मिलिट्री सर्विस के लिए लगा दिया गया। बड़ी मुश्किल से 3 साल गुजरने के बाद 1944 के अंदर एक होलनाक हादसा हुआ जिसने होंडा को तबाह बर्बाद कर दिया। हुआ यूं था कि एयर रेड के दौरान, क्योंकि जापान में वार चल रही थी, जापान के बहुत बुरे हालात थे, जापान जंग हारता हुआ नजर आ रहा था। तो एयर रेड के दौरान एक मिसाइल सीधा होंडा की फैक्ट्री के ऊपर आ लगा और होंडा की फैक्ट्री चंद सेकंड्स के अंदर जमीन दोज हो गई। होंडा एक बार फिर से तबाह बर्बाद हो चुका था। जो बचे कुछ एसड से 4,50,000 येन के अंदर होंडा ने टोयोटा कंपनी को वो बेच दिए और एक बार फिर से जॉबलेस होकर, बेकार होकर वो घर में बैठ गया। इसी दौरान होंडा को इंटीरियर मिलिट्री का एक युद्ध इंजन मिला जो कि साइज में छोटा था। होंडा इसका इस्तेमाल करके वायरलेस रेडियो यूज करता था, यानी कि उसने इसके वायरलेस रेडियो बनाया हुआ था। तो अपनी याद से मौजूद इसको एक आइडिया आया। इसने क्या किया, उस वक्त क्योंकि जापान के अंदर खाने की किल्लत थी, महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी, इकोनॉमी मेल्ट हो रही थी, ट्रांसपोर्ट के बहुत ज़्यादा मसाइल थे, फ्यूल और गैस वगैरह ये बहुत ज़्यादा महंगे हो चुके थे। जापान तकरीबन मुकम्मल तौर पर सरेंडर कर चुका था, क्योंकि 1945 के अंदर अमेरिका ने 2 न्यूक्लियर जब अटैक किए थे तो उस वक्त जापान ने सरेंडर कर दिया था कि अब हम मज़ीद नहीं चल सकते। उसके बाद जापान की कमर टूट गई थी, जापान ने सरेंडर कर दिया था अमेरिका के आगे। तो हालात क्योंकि बहुत ख़राब हो चुके थे 1945 के बाद, न्यूक्लियर अटैक के बाद, तो जापान कह लो कि एक बार ख़त्म हो चुका था। तो उस वक़्त होंडा के पास एक इंजन था, तो उसने सोचा कि क्यों ना इस इंजन को साइकिल पर लगा दें। उसने इस इंजन को साइकिल पर लगाया तो लोगों का उनका ये आइडिया बहुत पसंद आया, क्योंकि उस वक़्त ट्रांसपोर्ट के बहुत ज़्यादा मसाइल थे। तो लोगों ने धड़ाधड़ होंडा को ऑर्डर देना शुरू कर दिया कि हमें भी ये साइकिल बना के दो, क्योंकि ट्रांसपोर्ट के बहुत ज़्यादा मसाइल थे तो आने जाने में आसानी होने लग पड़ी। तो होंडा के पास बहुत सारे ऑर्डर आने शुरू हो गए। होंडा को चंद यूज्ड इंजन मिल गए, लेकिन वो काफ़ी नहीं थे, होंडा को बहुत ज़्यादा ऑर्डर आए। तो होंडा ने क्या किया, 18,000 दुकानदारों के नाम ओपन लेटर लिख दिए। तो उनमें से तकरीबन 3,000 दुकानदारों ने होंडा को पॉजिटिव रिप्लाई किया और एडवांस पेमेंट भी कर दी कि ये लो हमसे एडवांस पैसे ले लो और हमें हमारे पैसों की चीज़ें बनाकर हमें दे दो। तो होंडा ने उस वक़्त, क्योंकि इंजन भी नहीं मिल रहे थे, उसने अपना इंजन डिज़ाइन कर लिया। ये पहली बार था जब होंडा का नाम किसी मशीन के ऊपर लिखा गया था। करते करते होंडा ने 1958 के अंदर अपनी पहली सुपर कप नामी बाइक लॉन्च कर दी, जिसने अमेरिका की 2 बाइक्स हार्ले डेविडसन और ट्रायम्फ नामी
बाइक जो कि जापान में उस वक्त बहुत मशहूर थी, इनकी सेल्स को भी पीछे छोड़ दिया और देखते ही देखते इस बाइक के तकरीबन 1960s के अंदर 1968 तक 1 करोड़ यूनिट सेल हो चुके थे। ये अब तक की लार्जेस्ट बाइक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी भी बन चुकी है। 1960s के अंदर होंडा जापान की नहीं बल्कि वर्ल्ड की लार्जेस्ट बाइक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी भी बन चुकी थी। तो अब होंडा ने कामयाबी तो हासिल कर ली थी, लेकिन उसका ख्वाब अभी अधूरा था, क्योंकि वो कार बनाना चाहता था। तो होंडा को बहुत सारे लोगों ने मना किया कि कार के पंगे में ना पड़ो, इसको रहने दो, लेकिन होंडा ने किसी की भी नहीं सुनी। चनाचा होंडा ने एक पिकअप ट्रक के मॉडल नंबर T360 लॉन्च की, जो कि नाकाम होगी। उसके बाद S500 स्पोर्ट्स कार लॉन्च की, जिसके सिर्फ 1300 यूनिट ही बिक पाए। तो होंडा ने बहुत सारी मेहनत की, बहुत सारे डिज़ाइन रिजेक्ट हुए और काफ़ी अंत तक मेहनत के बाद उसने होंडा सिविक डिज़ाइन पास किया। होंडा सिविक, यहाँ ये वही गाड़ी जिसके मॉडल आप आज भी देखते हैं। होंडा सिविक के लॉन्च करने के 1 साल बाद ही होंडा ने अपनी कंपनी से रिटायरमेंट ले ली। होंडा सिविक क्योंकि बहुत कामयाब हुई थी, आज तक ये चल रही है। होंडा ने 1980s के अंदर कार मैन्युफैक्चरिंग में भी बहुत अरूज हासिल कर लिया था। ये जापान की 3rd लार्जेस्ट कंपनी बन चुकी थी, जबकि उस वक्त टोयोटा और निसान जापान की कार मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के अंदर अरूज पर थी। सारा मार्केट इन्होंने कवर, बहुत मुश्किल कंपटीशन को फेस करते हुए होंडा ने अपनी जगह बनाई और तीसरे नंबर पर रैंक करना शुरू हो गया और जापान की तीसरी बड़ी कंपनी बन गया। और देखते ही देखते अगले 10 सालों में 1980s के इख्तिताम तक जाते जाते ये दुनिया की पहले जापान की थी, अब ये दुनिया की तीसरी बड़ी कार मैन्युफैक्चरिंग बन चुकी थी। आज होंडा ये का नाम आप कार, बाइक, जेट इंजन, पावर टूल्स, बोट इंजन पर देखने को मिलता है। और 6 अगस्त 1991 को होंडा की वफात हो गई। तो ये थी होंडा की वो तमाम कहानी, कैसे होंडा ऊपर गया, नीचे आया, बहुत नीचे आया, फिर ऊपर गया, नीचे आया, अप एंड डाउन करते करते आखिरकार वो इतना कामयाब हुआ कि आज दुनिया में तकरीबन हर दूसरी तीसरी गाड़ी के ऊपर होंडा का नाम आपको देखने के लिए मिलता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको इस स्टोरी से काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। जैसे होंडा ने बहुत सारी मुश्किलात का सामना किया, वर्ल्ड वार तक से गुजर गया, तो आप भी गुजर सकते हैं। तो अगर आप में हिम्मत है, जोश है, जुनून है, तो आप कुछ भी कर सकते हैं। तो अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।